Welcome back. This is Dr. Mehtab Ali, and in this lecture we will be talking about the carbonic anhydrase inhibitor. Actually, carbonic anhydrase inhibitor is a class of the diuretics drugs. Those drugs that act on the proximal convoluted tubule, these type of the drug are called the carbonic anhydrase inhibitor, and this class include the drug that's called acetazolamides. So acetazolamide is the drug having the mechanism of action is to inhibiting the carbonic anhydrase enzyme, and this carbonic anhydrase enzyme is present everywhere. If we talk about the carbonic anhydrase enzyme, this enzyme is present in the RBCs, in the eyes, in the renal tubules as well. So now we will be talking only the inhibition of the carbonic anhydrase enzyme in the renal tubules, that how acetazolamide work and inhibiting the activity or blocking the function of carbonic anhydrase enzyme. Looking here, this is a blood supply, और इस blood supply के through इस Bowman capsule को, meaning कि इस नेफ्रॉन को जो है ना वो blood supply होता है. अब यहाँ पे सबसे पहले बॉमेन कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेशन होती है, ठीक हो गया, और जो फिल्ट्रेट होता है उसके अंदर जी सोडियम भी, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड होती हैं. तो हम बात करते हैं सोडियम और बाइकार्बोनेट के बारे में. देखें, ये ल्यूमिनल फ्लूइड है, जबकि ये एपिथेलियल सेल्स हैं. यहाँ पे और भी बहुत सेल्स होते हैं जो कि सेल्स आपस में प्रोटीन के साथ जंक्शन बनाते हैं और उनके साथ ये अटैच होते हैं. बहुत सारे एपिथेलियल सेल्स होते हैं, लेकिन हमने जो है एक बड़ा सा सेल बनाकर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, मैकेनिज्म को समझने के लिए बनाया है. तो ये आप देख सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड अ सोडियम proton co-transporter, and the function of sodium proton co-transporter is that it will allow the one sodium inside this cell and thrown back one proton out of the cell into this luminal fluid. ये luminal fluid है, और ये जो एक्सचेंजर है, ये जो हमारे पास को ट्रांसपोर्टर है जिसका नाम है सोडियम प्रोटॉन को ट्रांसपोर्टर, इसका काम ये है कि जो फिल्ट्रेट के अंदर सोडियम है उस सोडियम को ये अलाउ करेगा एक सोडियम को अंदर, और उसके बदले एक प्रोटॉन को सेल से बाहर इस ल्यूमिनल फ्लूइड के अंदर जो है वो फेंक देगा. इस मैकेनिज्म के थ्रू ये अपना जो है वो फंक्शन करता है. अब जब इस मैकेनिज्म के थ्रू और इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू जब सोडियम इस सेल के अंदर ज़्यादा अक्यूमुलेट हो जाएगी, तो इस सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी. तो रिजल्टन क्या होता है कि ये सोडियम विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्टर इट विल गोइंग इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और अगर इस सोडियम को रीअब्जॉर्ब होना है तो सपोज करें कि सोडियम इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर इंटर हो गई है और ये सोडियम जाके इस ब्लड के अंदर मूव करेगी, जिसे हम कहते हैं रीअब्जॉर्बेशन ऑफ द सोडियम. ठीक हो गया. तो दिस मैकेनिज्म सोडियम रीअब्जॉर्बेशन अगर सबसे पहले वो फिल्ट्रेट में होती है, उसके बाद एक को ट्रांसपोर्टर होता है सोडियम प्रोटॉन को ट्रांसपोर्टर, जिसकी मदद से ये सेल के अंदर दाखिल होती है, उसके बाद ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर इंटर होती है. बाद में यही सोडियम ब्लड के अंदर जो कि रीअब्जॉर्ब होती है, इस मैकेनिज्म के थ्रू वो मूवमेंट करती है इस पूरे ट्यूब्यूल के अंदर. इसी तरह से अगर हम आते हैं कि ये जो आप ट्रांसपोर्टर देखते हैं, इस ट्रांसपोर्टर का नाम है, ये बेसिकली एंजाइम है, ठीक हो गया ना, और इसका नाम है जनाब सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस. ठीक हो गया. सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस जो एंजाइम है, इसका फंक्शन ये होता है कि जब ये एक एटीपी का मॉलिक्यूल कंज्यूम करता है तो 3 सोडियम को बाहर जो है वो फेंक देता है और 2 पोटेशियम को बाहर से अंदर लेकर आता है. इसका ये फंक्शन होता है कि अगर
इस को ट्रांसपोर्टर के थ्रू सोडियम की कंसंट्रेशन सपोज कर लेते हैं कि इस सेल के अंदर ज़्यादा हो गई है, तो इस एंजाइम की मदद से ये सोडियम जो है 3 सोडियम बाहर आएंगी, वाइल ये बाहर तो जाहिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो 2 पोटेशियम जो हैं वो इन होते हैं जबकि 3 सोडियम एटम्स आउट होते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस के थ्रू। और ये जो एंजाइम है वो तब एक्टिवेट होता है व्हेन इट विल कंज्यूम द 1 मॉलिक्यूल ऑफ द एटीपी। जब इसे 1 एटीपी का मॉलिक्यूल मिलेगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और रिजल्टेंट 3 सोडियम को अंदर 2 पोटेशियम को 3 सोडियम को अंदर से बाहर और 2 पोटेशियम को बाहर से अंदर जो है वो मूवमेंट कराएगा। इसी तरह से हम आगे चलते हैं कि ये जो प्रोटॉन बाहर जा रहा था इसका यहाँ पे काम क्या है, तो ये आप देख सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड बाइकार्बोनेट। तो जब बाइकार्बोनेट यहाँ से मूव करेंगे तो ये बाइकार्बोनेट जाके कंबाइन होंगे इस हाइड्रोजन के साथ। तो जब बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होते हैं तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है जनाब कि यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है कार्बोनिक एसिड की। मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि H2CO3। अब ये जो मॉलिक्यूल हमें मिल गया इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। अब यहाँ पे असल बात जो है वो स्टार्ट है कि ये जो कार्बोनिक एसिड यहाँ पे बन गया तब जब बाइकार्बोनेट इस प्रोटॉन के साथ जो है वो कंबाइन हुई है और रिजल्टेंट कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप लोगों को एक एंजाइम दिखने में आ रहा होगा और इस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। अब ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है इसका यहाँ पे फंक्शन ये है कि इस कार्बोनिक एसिड के ऊपर एक्ट करके इस कार्बोनिक एसिड की जो है वो ब्रेकडाउन करेगा और रिजल्टेंट इस कार्बोनिक एसिड से 2 चीज़ें बनेंगी, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और सेकंड H2O। कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि गैस है और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर जो है वो इंटर हो जाएगी और सेल के अंदर तो वैसे ही जो H2O है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में होता है। तो जब H2O और कार्बन डाइऑक्साइड की आपस में कॉम्बिनेशन हो जाएगी तो रिजल्टेंट यहाँ पे अगेन जो है वो H2CO3 कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है और ये जो रिएक्शन कैटलाइज होता है यहाँ पे अगेन कार्बोनिक एनहाइड्रेज का बहुत सारा रोल होता है। अब फाइनली यही कार्बोनिक एसिड जो है वो ब्रेकडाउन हो जाता है एक तो प्रोटॉन के अंदर और जो है वो बाइकार्बोनेट के अंदर, ठीक हो गया। और ये बाइकार्बोनेट जाके बॉडी से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आते हैं और सेल से इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर एंटर होते हैं और फाइनली ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब होते हैं। तो इसी तरह से जो रीअब्जॉर्बेशन है बाइकार्बोनेट की वो यहाँ पे परफॉर्म होती है। लेकिन ये जो कार्बोनिक एसिड की ब्रेकडाउन थी जिसके रिजल्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड बनी और वो कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर दाखिल हुई और वाटर के साथ जब इसने रिएक्ट करके फिर से कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई, तो ये पूरा मैकेनिज्म जो है कि एंजाइम के थ्रू हो रहा है और दैट एंजाइम इज बेसिकली कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। अब हम चाहते हैं कि सोडियम की रीअब्जॉर्बेशन भी कम हो और जो बाइकार्बोनेट है वो रीअब्जॉर्ब भी ना हो। बाइकार्बोनेट मस्ट बी थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी। अगर हम चाहते हैं कि बाइकार्बोनेट की जो रीअब्जॉर्बेशन है उससे भी हमें जो है वो रोकना है और सोडियम की रीअब्जॉर्बेशन को भी रोकना है, तो करेंगे क्या कि इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट करना है। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को हम कैसे इनहिबिट करेंगे? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए वी हैव द ड्रग and that drug belong to this class कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, यानी कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है जिसको हमें इनहिबिटर देना है ताकि उस एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो इनहिबिट हो जाए। तो दैट ड्रग इज बेसिकली कॉल्ड एसिटाजोलामाइड। नाउ वी विल गिविंग हेयर एसिटाजोलामाइड। सपोज करते हैं कि ये जो मैं ड्रग बना रहा हूँ इसका नाम है एसिटाजोलामाइड। दिस इज व्हाट acetazolamide. Okay, this drug will inhibiting this activity of this enzyme and result in what will be there कि यहाँ पे कार्बोनिक एसिड की जो ब्रेकडाउन हो रही थी वो नहीं होगी। जब कार्बोनिक एसिड की ब्रेकडाउन नहीं होगी
तो कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं बनेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ही नहीं तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होगा यहाँ पे, और कार्बन डाइऑक्साइड इस सेल के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड इस सेल के अंदर दाखिल ही नहीं होगी तो वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड फिर से भी फॉर्म नहीं कर सकती। जब फिर से कार्बोनिक एसिड नहीं बन सकता तो क्या उसे प्रोटॉन और बाइकार्बोनेट बनेगा? कभी नहीं। जब यहाँ पे प्रोटॉन ही नहीं होगा तो क्या ये एक्सचेंजर काम करेगा? कभी नहीं, क्योंकि ये एक्सचेंजर जो है, ये जो ट्रांसपोर्टर को ट्रांसपोर्टर है ना, ये फंक्शन तब करता है जब एक प्रोटॉन यहाँ पे लाजम होना चाहिए, तभी एक सोडियम को वो इस ल्यूमिनल फ्लूइड से इस सेल के अंदर जो है वो इंटर करेगा। लेकिन उसके लिए अगर प्रोटॉन ना हो, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन की फॉर्मेशन ही नहीं हो रही, तो रिजल्टेंट सोडियम जो है वो रीएब्जॉर्ब नहीं होगी। सोडियम इस सेल के अंदर दाखिल नहीं होगी और फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर भी नहीं जाएगी और फाइनली ब्लड के अंदर रीएब्जॉर्ब ही नहीं होगी। तो रिजल्टेंट क्या होगा कि ये सोडियम जब अंदर जाएगी नहीं तो ये इट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली इनटू द यूरिन। सोडियम की जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगी हमारे बॉडी से, और जब ये बाइकार्बोनेट जो था वो इस प्रोटॉन के साथ कंबाइन ही नहीं होगा तो क्या कार्बोनिक एसिड बनेगा? कभी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन होगा ही नहीं ना। जब यहाँ पे जब अंदर ही प्रोटॉन नहीं है तो बाहर कहाँ से आएगा? ठीक होगा। तो बाइकार्बोनेट भी थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी। और अंदाज़ा लगा लें, जब सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो यूरिन में तो उसे हम कहते हैं नाट्रियूरेसिस। द यूरिन दैट कंटेन द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द सोडियम, दैट्स कॉल्ड natriuresis. If in case there is an extra amount of the bicarbonate, that urine will be calling as bicarbonate diuresis. बाइकार्बोनेट डायूरेसिस का मतलब ये होता है कि यूरिन के अंदर बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। बाइकार्बोनेट की यूरिन के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा क्यों होगी? वो इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे बाइकार्बोनेट रीएब्जॉर्ब नहीं हो रहा। और सोडियम की क्यों होगी यूरिन के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन? क्योंकि सोडियम भी रीएब्जॉर्ब नहीं हो रहा। जब सोडियम यहाँ से रीएब्जॉर्ब नहीं होगा तो अगर इस रीजन में रीएब्जॉर्ब नहीं होता तो इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत, इसमें भी हो सकता है थोड़ा बहुत, और फाइनली इसके अंदर भी हो सकता है। तो जो नाट्रियूरेसिस होगी इट विल बी माइल्ड नाट्रियूरेसिस, इट विल बी माइल्ड natriuresis, and there will be also bicarbonate diuresis. Okay, now moving on. जब बाइकार्बोनेट की एक्सक्रिएशन हो जाएगी बॉडी से, जब ज़्यादा बाइकार्बोनेट एक्सक्रिएट होगा हमारे बॉडी से तो फिर क्या होगा? बाइकार्बोनेट इज द एल्कली सब्सटेंसेस, और जब बॉडी से एल्कली सब्सटेंस रिमूव होंगे, एक्सक्रिएट होंगे, और बॉडी विल बी एसिडिक, क्योंकि एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। बाइकार्बोनेट क्यों होते हैं, अल्कली सब्सटेंस क्यों होते हैं? ताकि हमारे बॉडी के अंदर एसिड बैलेंस मेंटेन रहे। लेकिन अंदाज़ा लगा लें कि अगर एल्कली सब्सटेंस बॉडी से रिमूव होंगे तो रिजल्टेंट बॉडी और अवर ब्लड विल बी एसिडिक। ओके, लेकिन जो यूरिन होगा उसकी पीएच क्या होगी? अंदाज़ा लगा लें कि जब यहाँ से बाइकार्बोनेट जो कि अल्कली सब्सटेंसेस हैं, जो कि जब ज़्यादा यूरिन के अंदर सीक्रेट होगा, रिलीज होगा, तो यूरिन विल बी अल्कलाइन। ओके, जो पीएच होगी यूरिन की वो क्या होगी? अल्कलाइन, और बॉडी के अंदर जो है वो जो पीएच होगी वो एसिडिक हो जाएगी। लेट्स मूव ऑन। एसिटाजोलामाइड जब हमने ड्रग यहाँ पे दी और सोडियम की रीएब्जॉर्बेशन भी नहीं हुई और बाइकार्बोनेट भी रीएब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो यहाँ पे जब ये फिल्ट्रेट यहाँ से जो है मूव करेगा, दिस इज मूविंग ऑन एंड कमिंग into the loop of Henle, and finally we are coming here directly. So this there will be creating the load of the sodium load, okay, and of course bicarbonate load, and finally along with these substances there will be the load of water as well.
अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे हम समझेंगे कि सोडियम लोड जनरेट होता है, बाइकार्बोनेट लोड जनरेट होता है और वाटर लोड जो है वो जनरेट होता है। ये लोड क्यों जनरेट होता है? क्योंकि यहाँ पे सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं हुई, सारी की सारी सोडियम सीधा आकर यहाँ आ गई और सारा का सारा जो फिल्ट्रेट था उसके अंदर बाइकार्बोनेट भी पड़ा हुआ है, तो वो भी वहाँ पे रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिटाजोलामाइड ड्रग एंड इनहिबिशन ऑफ द कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, तभी यहाँ पे लोड पड़ गया। अब क्या होगा कि ये दिस इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट और इसके अंदर प्रिंसिपल सेल्स होते हैं। ठीक हो गया। अब बात को हम समझ लेते हैं कि ये हमारे पास सोडियम चैनल्स हैं। यहाँ से जब सोडियम इस जगह सोडियम की अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है तो सोडियम विल इंटर इनटू दिस सेल विद द हेल्प ऑफ सोडियम चैनल्स। ठीक हो गया। जबकि सोडियम अगर इन सेल्स के अंदर ज़्यादा अमाउंट में होगी तो फिर यहाँ पे अगेन जो सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस है, इसका नाम है सोडियम और पोटेशियम एटीपेजेस, ये एंजाइम क्या करता है कि जब एक एटीपी का मॉलिक्यूल कंज्यूम करता है तो 3 सोडियम को बाहर फेंक देता है, जबकि 2 पोटेशियम को बाहर से अंदर लेकर आता है। तो जब बाहर से अंदर जो है वो पोटेशियम आएंगे तो यहाँ पे पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर कम हो जाएगी। जब इस सेल के अंदर पोटेशियम ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे पोटेशियम चैनल्स हैं और पोटेशियम इन चैनल्स के थ्रू बाहर आकर यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएंगे और फाइनली जो पोटेशियम है उसका ज़्यादा जो है ना वो यहाँ पे लॉस हो सकता है। एक तो रीज़न ये हो गया कि जब सोडियम इनके अंदर इंटर होगी और सोडियम की अंदर सेल के अंदर बिल्फर्स कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पे जो एंजाइम है सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस वो 3 सोडियम को बाहर फेंक देगा वाइल 2 पोटेशियम आएंगे। ठीक हो गया। तो रिजल्टेंट पोटेशियम जब सेल के अंदर ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा एक्सक्रिएट होंगे और वो डायरेक्टली यूरिन के अंदर जो है वो एक्सक्रिएट होंगे, यूरिन के अंदर डिस्चार्ज होंगे। There will be the kiliuresis. What? Kiliuresis means the presence of the potassium in the urine. This condition will be called as kiliuresis. Okay? एक तो मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो पोटेशियम लॉस हो रही है बॉडी से। सेकंड मैकेनिज्म बाइकार्बोनेट का। देखें, अब हम आते हैं बाइकार्बोनेट लोड के ऊपर। जब देखें बाइकार्बोनेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है ना और जबकि पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है। अब हम आते हैं बाइकार्बोनेट के ऊपर। जब यहाँ पे बाइकार्बोनेट इस जो डक्ट है यहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पे माइनस जो नेगेटिव चार्ज हो वो ज़्यादा होगी। दिस प्लेस विल बी इलेक्ट्रो नेगेटिव। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव स्टेट जनरेट हो जाएगी और जब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव स्टेट जनरेट हो जाएगी इट विल अट्रैक्ट मोर पोटेशियम एटम्स। जब बाहर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्टेट होगी तो इसके रिजल्टन पोटेशियम मज़ीद जो है वो अंदर से बाहर निकल कर आएंगे और जब यहाँ पे ज़्यादा पोटेशियम जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे वाटर लोड भी है। जब वाटर ज़्यादा जो यहाँ पे अगर वाटर है तो वो ज़्यादा जब वाटर इस ट्यूब्यूल के अंदर आएगा तो वाटर विल वॉश दिस ऑल पोटेशियम एंड थ्रोन इन डायरेक्टली इनटू द यूरिन। देयर विल बी आल्सो क्लियूरेसिस। इस तरह से जो है वो पोटेशियम का लॉस भी होता है। तो ये ड्रग जो हमने पढ़ी है एसिटाजोलामाइड, उसका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था जो कि मैंने समझा दिया है। अब आते हैं हम इनके एडीआर्स के ऊपर। देखें, सबसे मेन एडीआर तो मैं नहीं लिख रहा क्योंकि जगह नहीं है, वो ये है कि पोटेशियम डिप्लेशन, भाई पोटेशियम का लॉस हो रहा है। एक तो ये। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो है वो बॉडी जो है हमारी वो एसिडिक बनते जा रही है क्योंकि बाइकार्बोनेट का ज़्यादा जो है वो लॉस हो रहा है, उसके रिजल्टेंट आवर बॉडी विल बी एसिडिक। एंड थर्ड जो इनका वो होगा एडीआर, वो होगा फॉर्मेशन ऑफ द रीनल स्टोन और ड्राउजीनेस कंडीशन और एबनॉर्मल कलरिंग ऑफ योर स्किन एज वेल। ओके, सो दीज वर द सम एडीआर। और क्लिनिकल यूजेस इसके ये हैं कि एसिटाजोलामाइड कैन आल्सो बी यूज इन द
ग्लाइकोमा कंडीशन इन द आइज़, जब ये एसिटाज़ोलामाइड आइज़ के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं तो इट विल डिक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर ड्यू टू द डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एक्यूअस ह्यूमर। एक्यूअस ह्यूमर की जो प्रोडक्शन होगी वो कम होगी और उसके रिजल्टन अंदर जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है आइज़ के अंदर वो भी डिक्रीज होगा। इसका यहाँ पे भी फंक्शन है। और थर्ड इसका फंक्शन ये है क्लिनिकल यूज़ के एसिटाज़ोलामाइड ड्रग कैन आल्सो बी यूज इन द माउंटेन सिकनेस। माउंटेन सिकनेस वैसे नाम से ही शो हो रहा है कि व्हेन द क्लाइंबर्स, जो क्लाइंबर्स होते हैं जो कि बड़े बड़े हमारे जो माउंटेन हैं उनके ऊपर चढ़ते हैं तो दे आर फीलिंग डिफिशेंट कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन, और उनकी वजह से उनके अंदर एक डिसऑर्डर जनरेट हो जाता है, अक्यूट माउंटेन सिकनेस जिसे हम कहते हैं। तो उनके अंदर भी जो है वो हम एसिटाज़ोलामाइड को इस्तेमाल कर सकते हैं। एसिटाज़ोलामाइड का जो कंट्रा इंडिकेशन है वो हेपाटिक इम्पेयरमेंट में है कि वी कैन नॉट गिव दिस ड्रग इन द हेपाटिक इम्पेयरमेंट। वाई? क्योंकि देयर कैन बी द डिक्रीज क्लियरेंस ऑफ द अमोनिया। तो हम ये चाहते नहीं हैं कि पहले से ही हमारा लिवर जो है वो इम्पेयरमेंट हो चुकी है उनकी, और जब ये ड्रग देंगे तो मज़ीद लिवर की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे और जो अमोनिया की क्लियरेंस है वो नहीं हो सकती। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एसिटाज़ोलामाइड। मैं 1 मिनट के अंदर जल्दी रिवाइज़ कर लेता हूँ कि एसिटाज़ोलामाइड वो ड्रग है जो कि कार्बोनिक एसिड एंजाइम को कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, और रिजल्टन जो कार्बोनिक एसिड होता है वो उसकी ब्रेकडाउन नहीं होती। जब वो उसकी ब्रेकडाउन नहीं होती तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर दाखिल नहीं होती और वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती और रिजल्टन अंदर कार्बोनिक एसिड फॉर्म नहीं करता। जब अंदर कार्बोनिक एसिड फॉर्म नहीं करेगा तो कार्बोनिक एसिड अंदर टूटेगा भी नहीं, अगर टूटेगा नहीं तो उससे प्रोटॉन भी नहीं बनेगा और बाइकार्बोनेट भी नहीं बनेंगे और रिजल्टन वो रीअब्जॉर्ब भी नहीं होंगे, वो सारे के सारे यही होंगे। और प्रोटॉन नहीं बनेगा, जब प्रोटॉन अंदर नहीं होगा तो ये जो एक्सचेंजर है, ये जो को ट्रांसपोर्टर है, ये तो फंक्शन तब परफॉर्म करता है ना कि जब यहाँ पे प्रोटॉन हो तब ये एक सोडियम को बाहर से अंदर लेकर आएगा, लेकिन अंदर प्रोटॉन ही नहीं होगा, दिस कैन नॉट बी वर्केबल, ये काम नहीं करेगा। और रिजल्टन क्या होगा कि सोडियम अंदर दाखिल ही नहीं होगी क्योंकि अंदर प्रोटॉन नहीं है, तो सोडियम सीधा जाके हमारे यूरिन के अंदर। और बाइकार्बोनेट जब इस प्रोटॉन के साथ कंबाइन ही नहीं होगी तो फिर कार्बोनिक एसिड नहीं बनेगा। जब कार्बोनिक एसिड बनेगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइकार्बोनेट होगा और वो यहाँ पे अंदर जाएगा नहीं, तो सीधा इनटू द urine. So there will be the alkaline urine, there will be the kiliuresis, there will be the bicarbonate diuresis, there will be the mild natriuresis. Wish you all the best. Thanks so much. Allah Hafiz. Next lecture will be about loop diuretics. If you have any kind of the question regarding this lecture, you may have asked at any time. Allah Hafiz.